हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लर्न लिटरेचर विद बिनती। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी और उनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना डिले के क्लास में आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में हम जो भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो सारे पॉइंट्स हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन मिल्टन जो है, इनका बर्थ 1608 में हुआ था, इनकी डेथ 1674 में हुई थी। ये प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे और एक ही 17th सेंचुरी पोइट थे। ये एक एसेइस्ट भी थे एंड अ पैम्फलेटर टू। ही इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर आफ्टर शेक्सपियर। ही वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर 1608 ब्रेड स्ट्रीट नाम की जगह पे, लंदन में जो है, और इनकी डेथ होती है नवंबर में 1674। ऑल राइट। इनके फादर का नाम था जॉन मिल्टन सीनियर, हु वाज अ स्क्रिवनर। स्क्रिवनर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन हु प्रिपेयर्ड विल्स एंड डीड्स फॉर अदर्स। All right. His mother's name was Sarah Jeffrey. She was the daughter of a wealthy merchant named Paul Jeffrey. It's said that Milton received private tuitions at home from Thomas Young. But ये जो थॉमस यंग है, इनका इन्फ्लुएंस मिल्टन में काफ़ी ज़्यादा था। ये एक वेल एजुकेटेड प्रेस्बिटेरियन थे जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मिल्टन के रेडिकल रिलीजियस व्यूज़ पे पड़ता है। इनकी वजह से इट्स सेड दैट मिल्टन के अंदर जनरेट हो गई या इम्बाइब हो गई वो सारी रेडिकल रिलीजियस व्यूज़, क्योंकि ये थॉमस यंग जो है, ये खुद ही रेडिकल रिलीजियस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 12 ही was sent to St. Paul's School where he studied Greek, Latin and classical language. All right. It's also said that Milton knew many languages such as English, Latin, Hebrew, French, Spanish, Old English and Dutch. It means that he was well versed in all these languages. It said that Milton was so beautiful because of his fair complexion and delicate features, and his fair complexion, his outer beauty. Because of that, he was called the Lady of Christ College. It's an interesting fact, and it's often asked in question, like in your examination. He completed his BA in 1629 and MA in 1632 at Cambridge. One interesting fact about Milton is that he married thrice. इनकी पहली शादी मैरी पॉवेल से हुई थी, जो कि इनकी फर्स्ट वाइफ थी। इनके साथ इनकी शादी हुई थी 1642 में, और ये चली 1652 तक। इनकी सेकंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, और उनसे इनकी शादी 1656 में होती है और 58 में ख़त्म हो जाती। और इनकी जो लास्ट शादी हुई थी और फाइनल शादी हुई थी वो हुई थी एलिज़ाबेथ मेंशल से, और 1663 में हुई थी और 1674 में ख़त्म हो जाती है। इनके बच्चों का नाम था एन, मैरी, जॉन, डिबोरा एंड कैथरीन मिल्टन। फ्रेंड्स, कहा यह जाता है कि मिल्टन के पैटर्नल ग्रैंडफादर जो थे वो एक स्टॉन्च रोमन कैथोलिक थे। एंड इन्हें जब पता चला कि इनके बेटे जॉन मिल्टन द सीनियर जो हैं वो इंग्लिश प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने उनको बैनिश किया और साथ ही साथ डिसइनहेरिट किया। मिल्टन्स फादर इस्टेब्लिश्ड इन लंदन अ बिजनेस एसेट। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि मिल्टन के फादर ने एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया एज अ स्क्रिवनर, और जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल ट्रांजेक्शन्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनते थे वो प्रिपेयर करते थे। फ्रेंड्स, कहा यह भी जाता है कि कैम्ब्रिज में मिल्टन का किसी वजह से किसी ट्यूटर के साथ, विलियम चैपल नाम के एक ट्यूटर के साथ इनका एक डिसएग्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से इनको कुछ टाइम के लिए रस्टिकेट यानी कि सस्पेंड किया जाता है यूनिवर्सिटी से इन 1627। At the age of 44, Milton began to lose his eyesight. In 1754, Milton became totally blind, यानी कि 54 में 1754 में एग्जैक्टली मिल्टन जो है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए। और इसके बाद इन्होंने अपना जो काम है, जो वर्क्स लिखे, उसमें इन्होंने डिक्टेट करना स्टार्ट किया था अपना जो काम है कुछ स्क्राइब्स को। और इनमें से इन स्क्राइब्स में से एक था एंड्रयू मार्वेल भी। हमें पता है फ्रेंड्स, ये एक
मेटाफिजिकल पोएट थे जिनकी बहुत फेमस पोएम है द गार्डन एंड टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जिस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, ये तो होगी फ्रेंड्स इनकी पर्सनल लाइफ। अब डिस्कस करते हैं मिल्टन के वर्क्स को। सबसे पहला वर्क जो मिल्टन ने लिखा था, इट वाज ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ अ कफ। It said that it was written by Milton for his niece on the death of his niece. Here, Milton has used both classical mythology and Christian ideas in this poem. He argues that the infant cannot be dead, rather she must be in some happy space above. यानी कि ये कहते हैं कि जो डेथ है, इट्स नॉट डेथ इन रियलिटी, बल्कि जो जिनकी डेथ हुई है वो बेसिकली ऊपर आसमान में एक हैप्पी स्पेस में रह रही हैं। In 1629, he wrote the Nativity Ode, जिसे On the Morning of Christ's Nativity टाइटल मिला था। कहा जाता है कैम्ब्रिज में इन्होंने एक फर्स्ट लेटन एलिजी लिखी थी अपने फ्रेंड चार्ल्स डियोडिटी के लिए, जो कि इनका बॉयहुड फ्रेंड था सेंट पॉल्स स्कूल में। In 1630, at the age of 22, he wrote his famous work on शेक्सपियर। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वर्क के बारे में ये है कि ये मिल्टन का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। मिल्टन की कुछ अर्ली पोएम्स में आती है एल एलेग्रो, जिसका मतलब है एक हैप्पी मैन। और इसके कंट्रास्ट में उन्होंने लिखी थी एक कंपेनियन पोएम जिसका नाम था एल पेंसरोसो। 1645 में ये लिखी गई थी और एल एलेग्रो 1631 में लिखी गई थी। एलेग्रो का मतलब जहाँ हैप्पी मैन होता है, पेंसरोसो का मतलब होता है द मेलेंकलिक मैन। मेलेंकलिक मीन्स द सैड मैन, गम जिसको बहुत ज़्यादा हो, वैसा गमगीन इंसान। इन sorry, in 1632 and 1634, Milton wrote the Mass, Arcades and Comus. कॉमस जो है ये परफॉर्म 1634 में हुई थी और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। इसको अनोनिमसली पब्लिश किया गया था इन 1637। It upholds the virtues of temperance and chastity. First presented before, sorry, this poem, Comus, it was basically a masque and it was presented before John Egerton, the first Earl of Bridgewater. It's an important fact and it's often asked in your examination. The most famous line in this masque is Love virtue, she alone is free. All right. In 1637, he wrote Lycidas. It's a pastoral elegy for Edward King, Milton's friend at Cambridge. Friends, we know that the pastoral elegy is basically a poem that mourns the death of a loved one, but इसमें जो बंदा जो इस दुनिया से चला गया है उसको एक शेफर्ड कंसिडर किया जाता है। सेटिंग जो है वो रूरल होती है और इसमें उन्हीं नेचर से रिलेटेड चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। सो पेस्टोरल एलिजी करके ये एक जो है वर्क लिसिडस ने लिखा था। ये एक जो लिसिडस बेसिकली था ये एक पेस्टोरल एलिजी थी। फ्रेंड्स, इसके बाद उन्होंने लिखा था एपिटैफियम डेमोनिस इन 1639। ये मिल्टन की लेटन पेस्टोरल एलिजी थी फॉर डियोडिटी, चार्ल्स डियोडिटी। उसके बाद ऑफ एजुकेशन करके एक वर्क इन्होंने लिखा था 1644 में। ये बेसिकली एक शॉर्ट ट्रैक था इन विच ही अर्ज द रिफॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटीज। ऑलराइट, one most important fact about Milton's era or Milton's literary period is that in 1643 the licensing order was passed by the parliament, which basically instituted pre publishing censorship.
अगेंस्ट दिस ऑर्डर मिल्टन रोट एरोपेजिटिका, जो बेसिकली एक क्लासिकल डिफेंस था ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी कि एरोपेजिटिका जो है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था कि पब्लिक जो है, जो लोग हैं, मैसेस जो हैं, उनको फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलनी चाहिए। ऑलराइट, इन 1649 आइकोनोक्लास करके एक वर्क लिखा था मिल्टन ने। ये बेसिकली एक एंटी मोनार्कल ट्रैक था जिसमें उन्होंने अक्यूज़ किया है चार्ल्स वन को ऑफ हिपोक्रेसी। इन्होंने उसमें शैटर्स द इमेज ऑफ चार्ल्स वन, यानी कि बेसिकली इस वर्क में मिल्टन ने जो चार्ल्स वन उस टाइम पे किंग थे, उनको रिप्यूक किया है, सैटराइज किया है, मॉक किया है। Few other works of Milton are History of Britain, written in 1670, and De Doctrina Christiana. All right. After discussing these minor works and poems or other tracks of Milton, it's time to discuss his major poems. So सबसे पहले वर्क जो उन्होंने लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट, 1667 में सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था। ये एक लिटरेरी एपिक पोम थी, ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। ये ओरिजिनली 10 बुक्स में लिखी गई थी, लेकिन लेटर ऑन इसको रीअरेंज किया था 12 बुक्स में इन 1674। इट सेड दैट बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 जो है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके इस बुक को रीअरेंज करके 12 बुक्स में किया था पब्लिश 1674 में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द थीम ऑफ दिस वर्क इज fall of man, fall of man, and there is a use of grand style. It's also called as Milton's grand style. The theme is to justify the ways of God to men, और इसमें जो characters basically पाए गए हैं, they are Adam, Eve, Satan, Beelzebub is also there, and there are a few archangels like Michael, Gabriel, Abdiel, Uriel, and all of them have played specific roles therein. But it's often said that कि romantic poets या romantic एज के जो राइटर्स थे, उनके हिसाब से सेटन जो है ही वॉज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। इनफैक्ट जो ये बुक है, इसके जो ओपनिंग जब चैप्टर्स होते हैं बुक नंबर 1 में ही, स्टार्टिंग में ही सेटन का ही सबसे पहले ज़िक्र होता है और सेटन के बारे में ही सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये पता चलता है कि ही वॉज फॉर अर्लियर एन एंजल, एंड उसके बाद जब गॉड अपने सक्सेसर को चूज़ करते हैं, द मोमेंट ही अनाउंसेस दैट जीसस क्राइस्ट विल बी हिज सक्सेसर, दैट टाइम ओनली जो लूसीफर है, he decides to go against God, और he decides to ruin the mankind। और उसके बाद वो सेटन वो सेटन कैसे एडम एंड ईव को गार्डन ऑफ जो पैराडाइज है वहाँ पे उनको ड्यूप करते हैं, एंड ही मेक्स देम ईट द फ्रूट ऑफ नॉलेज। इनिशियली ईव वो फ्रूट खाती हैं, और उसके बाद इट्स बेसिकली द फॉरबिडन फ्रूट ऑफ नॉलेज, एंड वो खाने के बाद उसके एडम भी खाते हैं, एंड देन दे आर थ्रोन आउट ऑफ हेवन एंड सेंट टू अर्थ। इट्स सेड दैट विलियम ब्लेक जो है, ही सेड मिल्टन इज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। Now comes another work of Milton, that's Paradise Regained। ये बेसिकली एक सीक्वल लिखा था पैराडाइज लॉस्ट के बाद। ये 1671 में पब्लिश हुआ था, एंड इट्स बेस्ड ऑन गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। It was published along with Samson Agonistes, which is another work of Milton, also published in 1671। यहाँ पे पैराडाइज रीगेन्ड में थीम ऑफ टेम्पटेशन है, जहाँ प्रोटैगनिस्ट इज द सन ऑफ गॉड। यहाँ जैसे कि हमने पहले देखा है कि पैराडाइज लॉस्ट में सेटन कैसे ईव को
ही मेक्स हर ईट द फोरबिडन फ्रूट ऑफ नॉलेज। और इस तरह वो अपना जो वॉर है जो गॉड के खिलाफ उन्होंने स्टार्ट किया था उसमें फ्रूटफुल होते हैं, उसमें सक्सेसफुल होते हैं। एंड यहाँ पे फिर सेटन का प्लान होता है दैट ही टेम्प्ट जीसस विद वर्ल्डली स्प्लेंडर्स। लेकिन जीसस, क्योंकि ही इज़ द सन ऑफ गॉड, ही रेजिस्ट and regains the paradise lost by Adam and Eve. However, it's a brief epic. It's said that कि इसमें it's like 1/4 or 1/3 um, uh, um, in comparison with the length or the lines mentioned in Paradise Lost. इसके बाद आता है मिल्टन का थर्ड इम्पॉर्टेंट वर्क, सैमसन एग्निस्टिस, पब्लिश इन 1671। ये एक क्लोजेट ड्रामा है, यानी कि एक ऐसा ड्रामा विच कैन ओनली बी रेड बट नॉट एक्टेड अपॉन स्टेज। ये मॉडल्ड है ऑन ग्रीक ट्रेजेडी। थीम क्लियरली बिब्लिकल है, लेकिन जो स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है वो एंटायरली हेलेनिक है। Here, Samson, imprisoned and blinded by Philistines in Gaza, laments his state, noting that the person who was supposed to save Israel from the Philistines has now become their slave। यानी सैमसन खुद जो बचाने निकला था इसराइल को, वो खुद ही फिलिस्तीन में जाके उनका prisoner बन जाता है। And it happens because he is duped by his ओन वाइफ दलीला, जो कि खुद एक फ़िलिस्तीन है। और उसे ये चीज़ सीक्रेट जो सैमसन ने खुद बताया था कि उसकी पावर उसके बालों में है। और यहाँ पे दलीला उसको ड्यूप करती है और उसको फ़िलिस्तीन ला के एक प्रिजनर बनाती है। काफ़ी इवेंट्स के बाद एट द एंड ऑफ दिस प्ले सैमसन जो है उनकी डेथ हो जाती है और प्ले वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये तो हुए उनके कुछ एक मेजर वर्क्स। अब बात करते हैं मिल्टन के सोनेट्स की। मिल्टन ने दो मोस्ट फेमस सोनेट्स लिखे थे, जिसमें सबसे पहले आता है ऑन द लेट मैसेकर इन पेयरडमेंट्स विच इज़ कॉल्ड सोनेट नंबर 18। और उनका सेकेंड सोनेट था ऑन हिज ब्लाइंडनेस विच वॉज इनिशली कॉल्ड सोनेट नंबर 19, and it was also titled as When I Consider How My Light is Spent. It was written in 1652. Its title, On His Blindness, was given by Thomas Newton in 1761. It ends with the line, They also serve who only stand and wait. It's an optimistic poem of Milton, जहाँ पे उन्हें पहले वो इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि किस तरह उनकी लाइफ ख़राब हो गई बिकॉज he has lost his eyesight and he's not able to write the way he wanted to accomplish his works or the way he wanted to achieve several things in his life. He's unable to do so because he has lost his eyesight. लेकिन at the end of this poem he says that कि एक इंसान को खुश रहना चाहिए with whatever he has। तो इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि एक इंसान को पेशेंट रहना चाहिए एंड वेट फॉर गॉड्स मर्सी, क्योंकि गॉड जो भी देता है इट्स फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ अ person. It's basically an autobiographical poem that reflects on the loss of his eyesight. It said that after Cromwell's death in 1658, Milton suffered huge disturbance in his personal and political life. He held on to his rebellious ideas which antagonized the church. यानी एक hatred वो उनका clearly दिख रहा था towards the church, the parliament and the soldiers. ये एडवोकेट करते हैं यानी कि फेवर में बोलते हैं फ्रीडम ऑफ वर्शिप के, और साथ ही साथ इन्होंने अटैक किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट डोमिनेटेड चर्च। विलियम वर्ड्सवर्थ जो खुद एक रोमांटिक पोइट हैं और मोस्ट फेमस रोमांटिक पोइट, इनफैक्ट मोस्ट फेमस पोइट हैं, उन्होंने भी मिल्टन के लिए एक सोनेट लिखा था जिसका नाम था लंदन 1802। इट स्टार्ट्स विद द लाइन, मिल्टन thou should be living at this hour. I guess this is the line. I'm sorry if I'm wrong. I couldn't recall it at the moment, but it's a fact that Milton has written a sonnet for, Wordsworth has written a sonnet for Milton, which is called London 1802.
It's also said that Milton is believed to have died of gout on 8th November 1674. That was all from my side. Thank you very much. Please like, share, and comment. Thank you.